हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। एक एक क्वेश्चंस इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। इस चैनल के माध्यम से हम डेली जो है सीटेट से रिलेटेड पेपर्स यहाँ पे डालते रहेंगे और उस पर जो है डेली हर एक क्वेश्चंस पे एनालिसिस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो देखिए, भारत में जो अधिकांश कक्षाएं हैं बहुभाषी है। तो बहुभाषी का मतलब होता है एक भाषा से अधिक भाषा। मान लीजिए एक कक्षा में बहुभाषी कक्षा है तो एक कक्षा में हिंदी भी बच्चे पढ़ते हैं और इंग्लिश के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें पंजाबी बच्चे भी पढ़ते हैं, उसमें जो है साउथ के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इसको एक जो है हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो शिक्षक को इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संसाधन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है सीटेट में। ठीक है, अच्छा क्यों ये संसाधन है ये भी इसको एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चा हिंदी जानता है और जो बच्चा इंग्लिश जानता है, हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी सिखाएगा, हिंदी से रिलेटेड कुछ नई बातें बताएगा, और इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी वाले बच्चे को कुछ इंग्लिश के नए शब्द सुनाएगा, शब्द बताएगा, जिसको देख करके सुन करके बच्चा सीखेगा। जिससे अच्छे जब सीखेगा बच्चा, सुनेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक तार्किक क्षमता जो है डेवलप होती है। बच्चा सुन करके जो सामने वाला जब बोलता है तो बच्चा उसको जो है जल्दी ऑब्जर्व करता है और उसी को जो है जल्दी मतलब अपने अंदर जो है आचरण में ढालने का प्रयास करता है। तो जो सारी भाषाएं हैं वो एक दूसरे को संसाधन है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश भी सीख पाएगा, पंजाबी के कुछ वर्ड सीख पाएगा, साउथ के कुछ वर्ड सीख पाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चंस में पकड़ने का प्रयास कीजिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ है ना, और उसके आधार पे आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? तो देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा जो है की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। मतलब जो बच्चे ने जो गलतियां करी हैं वो टीचर की गलतियां हैं और जो है जो स्टूडेंट की असफलता है कि वो सही से सीख नहीं पाए, ये चीज़ बता रहे हैं। या फिर इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, या बच्चों को कमज़ोर या उत्कृष्ट चिन्हित करके जो अच्छे अवसर है मतलब करके, या मतलब ये करने की बात कर रहा है कि हर बच्चे को जो है या तो कह दो कि ये बहुत अच्छा है या फिर ये जो है बहुत कमज़ोर बच्चा है। इस तरीके से उनको चिन्हित करके क्लास में बैठाना चाहिए। तो देखिए, इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। इसका सही है आंसर ऑप्शन बी। अब ये इसको आप समझ लेते हैं क्या है। तो जो बच्चे ने गलतियां करी हैं उसको एक टीचर के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या गलतियां उसने की है। ठीक है, और वो आखिर बार बार ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है, उसके माइंड सेट को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे जो है बी को इस तरीके से डी लिख देते हैं, तो ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, कई बार बच्चा जो है एम को इस तरीके से न लिख के डब्ल्यू लिख देता है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। ना कि उसे डांटना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए, ना तो उसे आंख दिखाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गलतियां जो भी कर रहा है बच्चा, वो त्रुटियां जो भी कर रहा है, उसको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसके चिंतन को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा सवाल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो देखिए, ये जो है सिद्धांत की रचना करने वाली जो है ये कथन है, ये किसने कहा है? तो देखिए, चार ऑप्शंस दिए गए, पावलोव, जुंग, पियाजे और स्किनर। तो देखिए, इसका सही जवाब है पियाजे। ध्यान रखिएगा, पियाजे, जिसने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जो बच्चा जो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है वो कहाँ से आता है? वो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के माध्यम से आता है।
बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास के, जब बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माता तभी बनेगा जब बच्चा तार्किक होगा। याद रखिएगा, बच्चा जो है, आपका बच्चा अगर जो है बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनता है और बहुत जल्दी जो है चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो है मानसिक जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, बहुत अच्छे से हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता बच्चा तभी हो सकता है जब बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास का जो है भरपूर जो है विकास अच्छे से हुआ हो। ठीक है, मतलब उसका शारीरिक विकास भी उसमें आ जाता है, उसमें मानसिक विकास भी आ जाता है, उसमें बौद्धिक विकास भी आ जाता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, एक पॉइंट से जो है आंसर लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो देखिए, बाल केंद्रित मतलब है कि जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जा रही है। मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में या बाहर या घर पर, वो सब कुछ जो है बच्चे के इर्द गिर्द ही हो, सेंटर में बच्चा हो और सब कुछ जितने भी एग्जाम्पल हो वो बच्चे के लिए ही लिए जा रहे हो, ऐसी शिक्षा की बात कही जा रही है। तो देखिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चे को नैतिक शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में होता है बच्चा सब कुछ करता है। ठीक है, बाल केंद्रित मतलब बच्चे का जो मन है वो कर रहा है और उसी के आधार पर बच्चा सीखने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब है कि हम बच्चे के, जो बच्चा है उसकी अभिव्यक्ति, मतलब उसके बोलने और बोलने की आज़ादी हो गई जो है, या फिर वो किसी भी काम को करने की उसकी सक्रिय भागीदारी को जो है हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब हम महत्व देते हैं। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या उसका मतलब उसको क्या करने की इच्छा है, उन सब पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में जो एक टीचर होता है वो बच्चों की किस रूप में सहायता कर सकता है? तो ये देखिए, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, तो बिल्कुल गलत बात है। जब एक टीचर का पहला काम है कि जो भी बच्चा अगर कुछ कहीं पे कुछ गलतियां कर रहा है तो उसको जो है एक थोड़ा सा बूस्टअप देना चाहिए, मतलब थोड़ी सी सहायता। जैसे आप बच्चा आपका साइकिल चला रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए पीछे से, और जैसे ही वो पैडल मारना शुरू करे वैसे थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, उस साइकिल वो बैलेंस करेगा, फिर से भले ही पकड़ लीजिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। उस पर भाषण दे करके, तो ये भी भाषण जो है प्रक्रिया कहीं भी काम नहीं आती है। ठीक है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके, या प्रतियोगिता को बढ़ावा दे करके, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना है। देखिए, अब ये दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका ऑप्शन डी लॉक करेंगे, बल्कि ये डी आंसर सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, टीचर जो है बच्चों के अंदर जो है प्रतियोगिता को तो बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, एक दूसरे से बच्चे जो है प्रतियोगिता करें और उस चीज़ से करने का प्रयास करें, तो ये तो हो सकता है, लेकिन किसी भी कार्य को पूरा करने के बारे उनको जो है पुरस्कार देने की जो लालसा होती है वो गलत धारणा होती है। बच्चों को कभी जो है लालच की धारणा नहीं, बच्चों के अंदर कभी भी लालच की धारणा हमें डेवलप नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये तुम कर लो तो हम तुम्हें ये देंगे। क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे क्या होता है, जब बच्चा जो है, मान लीजिए आपने एक बच्चे से कहा कि ABCD सुनाओ, अब ABCD जब सुनाओगे तो हम एक तुमको टॉफ़ी देंगे। ठीक है, टॉफ़ी देंगे, तो बच्चे ने ABCD सुनाई और आपने उसे टॉफ़ी दे दिया। कल फिर जब आप कुछ उससे पूछेंगे तो वो फिर आपसे जो है टॉफ़ी की उम्मीद करेगा, फिर तीसरे दिन उम्मीद करेगा, चौथे दिन उम्मीद करेगा, पाँचवें दिन उम्मीद करेगा। ऐसे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक मतलब जिज्ञासा होगी कि मुझे कुछ मिलेगा। जब आप उसको ये जो है देने की प्रयास नहीं करेंगे तो वो आपको आंसर नहीं देगा। इसलिए बच्चे के अंदर जो है लालच की प्रवृत्ति नहीं डेवलप करनी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो हम कैसे बच्चों को संसाधित कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं? तो बच्चा जो भी करता है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए और हर एक हिस्से को जो है बच्चे का समझाने का प्रयास कीजिए, निर्देश देने का प्रयास कीजिए। इससे बच्चा जो है जटिल से जटिल भी चीज़ों को सीख जाएगा। जैसे हम लोग भी जो है कई, जैसे मान लीजिए कोई हम तैयारी करते हैं और बहुत जो है हार्ड पेपर है, हमें पता है कि बहुत हार्ड पेपर है, तो हम उसको जो है बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं लेसन, या फिर यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर दिन डेली जो है एक छोटा छोटा यूनिट्स तैयार करते हैं, है ना। उसके बाद जो है उसके जो है नोट्स बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, छोटे छोटे कार्य के हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिख करके जो है बच्चे की हम सहायता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब शिक्षार्थियों को समूह में, ठीक है, ग्रुप्स में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है। जब बच्चों को हम किसी समूह में बैठाल करके किसी जो है समस्या पर, जो है किसी प्रॉब्लम पर जो हम चर्चा करने का बात करते हैं, तो उससे बच्चे के अंदर जो है सीखने का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर जो है ऐसा होगा, किस तरीके का होगा। तो देखिए बच्चा जब जो है किसी ग्रुप्स में किसी जो है प्रॉब्लम्स पर चर्चा करता है तो उससे बच्चे के अंदर जो है सीखने का ग्राफ जो है वो एक तरीके से बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, बेहतर होता है। तो आंसर इसका डी है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इसका डी है। हमेशा बच्चा जब किसी ग्रुप में बैठेगा, ठीक है, अब ग्रुप में बैठा है, ग्रुप में बहुत सारे 5 लोगों का मान लीजिए ग्रुप है, अब 5 लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स पे उस पे बता रहे हैं कि ये हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं इस प्रॉब्लम पे। सब 5 लोगों ने 5 प्रकार के सॉल्यूशंस दिए, तो अब जिसने एक सॉल्यूशंस दिया उसको 4 अन्य और सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी हुई कि ये भी एक मतलब चीज़ें हो सकती हैं करने की, ठीक है। तो इस तरीके से उस प्रॉब्लम के बारे में उसे 4 अन्य और नई जानकारियां मिली। इस तरीके से उसके पास 5 जानकारियां हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सीखने के जो है गुण जो है वो एक पहले डेवलप हो रहे थे, अब 4 और अन्य गुण डेवलप हुए। तो इससे बच्चे के अंदर जो है सीखने का जो वक्र होता है वो एक तरीके से बेहतर होता है और बहुत हद तक मतलब बहुत अच्छा होता जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश 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 नमूने का अनुसरण करती है। तो देखिए विकास की प्रक्रिया जो होती है, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, एक विकास की जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है एक व्यक्ति की कैसी होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्न होती है, ठीक है, किंतु ये डैश 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 नमूने का अनुसरण करती है। तो हम सबको पता है डेवलपमेंट जो होता है, जो किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और ये गर्भ से प्रारंभ होते होते जो है टॉम्ब तक चलता रहता है, मतलब उसके मृत्यु तक चलता रहता है ना। और ये गर्भ, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उस बच्चे के हाथ पैर नाक मुंह ये सब धीरे धीरे डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, और एक व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, ठीक है, और लेकिन अलग अलग रूप में, किंतु ये एक नमूने का अनुसरण क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न रूप में चलेंगे। किसी का डेवलपमेंट, मान लीजिए किसी का विकास की प्रक्रिया बहुत, जैसे किसी की बच्चे की हाइट जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होगी, ठीक है, और किसी बच्चे की हाइट जो है थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होगी। पर ऐसा नहीं है कि हाइट बनने की प्रक्रिया में जो है बच्चे का हाथ गायब हो जाएगा या उंगलियां गायब हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाइट दोनों की बढ़ेगी लेकिन असमान प्रक्रिया, मतलब दोनों का अलग अलग तरीके से। अब ये हाइट का जो बात हम कह रहे हैं कि क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, डेवलपमेंट प्रभावित क्यों हो रहा है एक दूसरे से। तो डेवलपमेंट जो प्रभावित होता है वो कई कारणों से हो सकता है, उसके खान पान से हो सकता है, उसके सांस्कृतिक क्रियाकलापों से हो सकता है ना, जेनेटिक भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है लेकिन एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलता है, ठीक है। जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है उसका कारण होता है व्यक्ति का जो है आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, उसका खान पान कारण भी हो सकता है ना। तो ये सभी चीज़ हो सकती है। आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो बात कर रहा है डेवलपमेंट के लिए कौन सा एक, देखिए 4 ऑप्शन है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है और विकास जो है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है वो जन्म से प्रारंभ होता है, मतलब गर्भ से प्रारंभ होता है और टॉम्ब तक, उसके मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। वो उसका व्यक्ति का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हो गया। तो विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए। जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है उसके लिए, व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है उसमें सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। समाज में वो किस तरीके से रह रहा है,
उसका जो है खान पान, संस्कृति के माध्यम से उसका खान पान हो सकता है, ठीक है, उसका पहनावा हो सकता है, उसका बोलचाल हो सकता है, ये सभी चीज़ें। तो संस्कृति वहाँ की कैसी है, वहाँ का समाज कैसा है, उससे निर्धारित होता है कि बच्चा को जो है डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका शारीरिक डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट कैसा होगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, है ना। ये सभी चीज़ें जो है उस पर निर्धारित होती है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। अब देखिए बिल्कुल कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है। हर बच्चे के अंदर एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है, शकल में, हाँ, उसके शारीरिक गुणों में, उसके मानसिक गुणों में, है ना, हर रूप में। ये क्यों पाई जाती है? तो देखिए इसकी भिन्नता का कारण होता है, 4 ऑप्शंस हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है कि जन्म से ऐसा होता है, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अनन्योन्य क्रिया के कारण होता है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होता है, या वातावरण के प्रभावों के कारण होता है। तो देखिए बच्चे के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है, जो बच्चे के अंदर जो भिन्नता होती है, वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्योन्य क्रिया के कारण होती है। मतलब बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट प्रक्रिया होती है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, इनके परस्पर समायोजन से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी का मतलब है कि माता पिता से मिलने वाले गुण। अगर माता पिता बीमार रहते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है ना, और माता पिता का जो है कोई शारीरिक रोग है, जैसे कि मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है बच्चे के, माता पिता के अंदर, तो बच्चे के अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस वाले गुण आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो सांस्कृतिक हो सकता है, जैसे कि वातावरण, वो समाज में कहाँ रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर जो इन्वायरमेंट डेवलप होगा वो इंग्लिश मीडियम वाला ही होगा। जो बच्चा गांव में डेवलप करेगा वो बच्चे के अंदर जो है गांव का जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो है हाव भाव, जो है चाल ढाल, बातचीत करने का तरीका होगा। शहर में होगा तो उसका शहरू होगा। वो हिंदू परिवार में पैदा होगा तो वो हिंदू में जो है अलग तरीके से जो है वो जो है उसका विकास होगा, या वो मुस्लिम परिवार में होगा तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक दूसरे से भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि वो वंशानुक्रम और वातावरण में जो है डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? तो देखिए बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार भूमिका निभाता है वो किस रूप में निभाता है? रोमांचकारी, मुख्य रूप में, गौड़, या कम महत्वपूर्ण? तो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो परिवार से ही सबसे पहले प्रारंभ होता है। मतलब माता पिता से ही उसका जो है सामाजिकरण प्रक्रिया शुरू होती है। माता पिता के साथ वो उठता बैठता है। माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, ये सभी जो है परिवार का हिस्सा होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो सामाजिकरण की जो डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से वो बातचीत करेगा, जिस तरीके से वो दुआ सलाम करेगा, नमस्ते करेगा, है ना, ये सब जो हाव भाव होते हैं, इसमें परिवार की भूमिका जो है मुख्य रूप से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब परिवार जो है यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है किरदार निभाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो हमें देखिए एक मिलान मिलाना है कि ऑप्शन देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक जो है खेल, या शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने का जो है सक्षम होता है। तो अनुमान लगाने में शैशवावस्था वाला बच्चा कहाँ से हो सकता है? तो बिल्कुल गलत है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो है निगमनात्मक जो है विचार पैदा करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है वो संसाधन जो है और वर्गीकरण करने में संधारण जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक वाला अवस्था वाला बच्चा होता है वो 7 से जो है 11 से 12 वर्ष की अवस्था वाला बच्चा होता है। ऐसा बच्चा जो होता है इसमें जो है बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन का क्षमता आ जाती है, तार्किक चिंतन की क्षमता होती है, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, गणितीय समस्याओं को सुलझाने का जो है ये प्रयास करने वाला बच्चा होता है। तो सही मिलान यही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किस प्रकार के समझ को प्रदर्शित करती है? तो देखिए बच्ची जो है, बच्ची ने ये देखा कि धूप में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो उसके अंदर जो ये समझ डेवलप हुई है कि धूप में जल्दी सूख जाते हैं, बारिश में नहीं सूखते, ठंड में नहीं सूखते, आखिर धूप में ऐसा क्या कारण होता है? तो ये चिंतन जो बच्चे के अंदर जो समझ जो है प्रदर्शित करी, ये कारण और उसके प्रभाव को जो प्रदर्शित करती है, ठीक है।
बच्चा जान गया है कि धूप इसमें एक कारण है, ठीक है, धूप एक कारण है जिसकी वजह से जल्दी जो है सूखते हैं कपड़े, ठीक है। इसी प्रकार से बारिश में कपड़े नहीं सूखते क्योंकि बारिश में धूप नहीं निकलती, ठंड में धूप नहीं निकलती इसलिए नहीं सूखते, है ना। उसी के धूप के प्रभाव में आकर के जो है कपड़े सूखते हैं, ठीक है। तो ये कारण और प्रभाव है, इसके समझ को ये प्रदर्शित कर रही है बच्ची। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब सीटेट में भी पूछा गया है, चाहे बिहार का टेट हो, चाहे यूपी में हो या सीटेट एग्जाम में हो, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो है चिंतन वयस्कों से डैश डैश जो है किस रूप में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो बच्चों में का जो चिंतन होता है वयस्कों से डिफरेंट होता है, ठीक है। बच्चे जो है वयस्कों की अपेक्षा जो है वो बच्चों की अपेक्षा जो है प्रकार में भिन्न होते हैं बजाय मात्रा के रूप में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत जो है सहायता का उदाहरण हमें देना है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना। तो बिल्कुल दोनों ये गलत है, भाषण देने वाला तो प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए, और बिना जो है प्रश्न पूछे स्पष्टीकरण दे देना ये भी गलत है। बिल्कुल सिंपल सा है। आधारभूत सहायता का मतलब है कि बच्चे को ऐसी सहायता प्रोवाइड करना जो उसके बेस को मजबूत करे। याद रखना बेस को, मतलब ए फॉर एप्पल होता है, तो ए फॉर एप्पल होता है तो ये बताने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी डी उसका जानना ज़रूरी है, तभी तो बताएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, और ए फॉर आंट भी होता है। आधार बेस मजबूत होना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण दिए बिना जो है प्रश्न पूछे बिना को बढ़ावा देने से स्पष्टीकरण नहीं देना, ये मतलब मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार मतलब उदाहरण देना, उपहार नहीं उदाहरण देना है, और अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो देखिए बिल्कुल गलत जवाब है यहाँ पे। नाजुक स्थितियों पे क्या क्वेश्चन पूछना होता है, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना जो है स्पष्टीकरण देना, या विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ठीक है, ये नहीं। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब सी। किसी बेस बच्चे का बेस मजबूत करने के लिए, ठीक है, उसका मानसिक बेस मजबूत कर, किसी ABCD हो गए 1 2 3 हो गए, टेबल हो गया, ये सब कुछ जानने से पहले बच्चे के अंदर जो है मूर्त और अमूर्त चीज़ों का उदाहरण दे करके जो है बच्चे का समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धूप में बच्चा जान गया कि कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। ये क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उसे पता है कि धूप में गर्मी होती है और गर्मी में जो है पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, भाप बन के उड़ जाता है, जिससे जो है कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ गया और जल्दी सूख जाता है। उसी प्रकार जो है ठंड में धूप नहीं होती है, इसलिए जो है वो भाप बन के उड़ नहीं पाता। ये है होता है बच्चे का जो है बेस मजबूत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर सबको पता हो कि वाइगोत्स्की ने जो है कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो आंसर आप दे लेंगे। तो परिपक्व होने से जो है बच्चे सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं, ध्यान रखिएगा, समाज और संस्कृति के परस्पर जो है समायोजन से सीखते हैं, परस्पर इन दोनों के संपर्क में आके सीखते हैं। याद रखिएगा वाइगोत्स्की का जो नियम है वो समाज और संस्कृति आधारित नियम है, ठीक है। इन दोनों के संपर्क में आने पर जो है बच्चे बहुत जल्दी सीखने लगते हैं, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने इसके जो है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के जो है 3 प्रकार की स्पीच दिया था इन्होंने, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे। आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने हर क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस को जो है इसी प्रकार से क्वेश्चंस को जो है चर्चा किया है, और हमारे जो है पुराने प्रीवियस नोट्स भी देख सकते हैं जिन पर हर एक टॉपिक पर वीडियो डाला गया है, जिसका लिंक आपको जो है हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर दे देते हैं, इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कौन सा नियम प्रस्तुत किया है? तो कोलबर्ग ने शारीरिक विकास के चरण बताए हैं, या संवेगात्मक विकास के चरण बताए, या नैतिक विकास के चरण बताए, या संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए। तो देखिए इसका सही जवाब है, बिल्कुल सभी को पता होगा, ये नैतिक विकास के इन्होंने चरण बताए हैं। मतलब इन्होंने जो है मोरालिटी की बात कही है, इन्होंने जो है
जो इन्होंने जो है नैतिकता की सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और नैतिकता विकास के चरण जो इन्होंने बताए, तो इन्होंने 3 चरण दिए हैं, याद रखना 3 चरण। एक को इस जो चरण का पहला है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर दूसरा जो चरण है वो कन्वेंशनल लेवल है, तीसरा जो चरण है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो इस चरणों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछी जाती है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल ध्यान रखने का। प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता जो होती है बच्चा जो है बाहर से सीखता है, ध्यान रखना, नैतिकता जो है बाहर से निर्धारित होती है, याद रखना, बाहर से। जो आपको देखेगा और आपने अगर मान लीजिए किसी के पैसे नहीं चुराए हैं, आपने गाली गलौज नहीं किया, आपने मारपीट नहीं किया, उस आधार पे ये सीखेगा कि मारपीट गलत होती है, चोरी गलत होती है, गाली गलौज गलत होती है, इससे वो सीखेगा। तो जो भी नैतिकता होती है वो बाहर से निर्धारित होती है, कहाँ पे, प्री कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो है बच्चा जो है नैतिकता दूसरे के नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो मतलब वो देखता है कि ये सामने वाले अंकल के सामने मुझे अच्छा बनना है, तो इसलिए वो अच्छा बनता है, दूसरों दोस्तों के सामने उसको जो है जिस प्रकार से बिहेव करना है उस तरीके से करता है। तो ये होती है कन्वेंशनल लेवल में। अब आते हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, ध्यान रखना, पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें जो नैतिकता निर्धारित होती है वो आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। ध्यान रखना, आंतरिक कारणों से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चंस बच्चे गलत करते हैं। आंतरिक कारण और बाहरी कारण दोनों याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। आंतरिक कारण का मतलब है कि बच्चा स्वयं के ज्ञान से सीखेगा, जो भी करेगा वो स्वयं से करेगा, उसी से सीखेगा। कि उसको जो है लगेगा कि ये जो है चोरी करना पाप होता है, गलत बात होती है, उसको जो महसूस होगा उसके मेंटल एबिलिटी के आधार पे जो उसको सही लगेगा, है ना, उसके आधार पे वो नैतिकता अपने अंदर डेवलप करेगा, स्वयं के ज्ञान से मोरल वैल्यूज सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन बताया था कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो किस चीज़ पर आधारित होती है। तो बच्चे के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है ना, बच्चा जो भी करना चाहे उसको खुली मतलब तरीके से ओपनली करने देना चाहिए। ठीक है, उसको जो है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जिज्ञासु है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिज्ञासा को समाप्त कर दें, उसको जानने का प्रयास करने चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको जानने के बाद आपको उसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, इसमें से स्थिति देख लेते हैं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, देखिए बिल्कुल गलत है। एकमात्र बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो टीचर से भी सीखता है, वो बच्चों से भी सीखता है, वो बाहर से भी सीखता है, वो आंतरिक कारणों से भी सीखता है, किताबों से भी सीखता है। तो एकमात्र तो नहीं हो सकती। ठीक है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, मतलब जो टीचर सिखाती है वही। तो ये बिल्कुल गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी जो है समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अब इसको देखते हैं, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो सकता है। तो हम आगे पढ़ लेते हैं पहले। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है, तो ये भी बिल्कुल वाहियात बात है। तो इसका सही जवाब है एक कक्षा जिसमें जो टीचर होती है वो समूह में बैठे बच्चों को बैठाती है, ग्रुप्स में बैठाती है। ठीक है, बच्चे ग्रुप्स में बैठते हैं और टीचर जो है बारी बारी से हर ग्रुप्स में जाती है और उनसे चर्चा करती है, उनके विचारों को जानने का प्रयास करती है और उस आधार पे जो है क्वेश्चंस आंसर्स देती है, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कराती है एक तरीके से। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर जो होता है उसकी भूमिका कम होती है और बच्चों की भूमिका ज़्यादा होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आके सीखते हैं, बच्चे अपनी जिज्ञासा से सीखने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, इसी तरीके से आंसर्स को सोचने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि है। अब क्या है बुद्धि, क्या है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तर्क करने की क्षमता डेवलप करती है बुद्धि आपके अंदर, कुछ जानने और सही और गलत के विचार पैदा करती है, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी मतलब एबिलिटी पैदा करती है, वैज्ञानिक गुण पैदा करती है बुद्धि,
है ना, आपके अंदर जो है संगीत के गुण पैदा करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बुद्धि एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों, बहुआयामी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो एक अकेला और जातीय विचार है तो वह बिल्कुल गलत है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, बिल्कुल गलत है। एक विशिष्ट योग्यता है, समायों का एक समुच्चय। तो देखिए इसका सही जवाब है एक विशिष्ट योग्यता। बुद्धि जो है एक ऐसी योग्यता है जिससे हम अपने अंदर एक अच्छी एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे म्यूजिकल एबिलिटी डेवलप कर लिया, ये भी एक जो है विशिष्ट योग्यता है। मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ्स में अच्छे हो गए, या फिर साइंटिफिक गुण डेवलप कर लिया, ठीक है, या फिर जो है खाली स्थानों को जो है देख करके जो है उसमें ड्राइंग बनाने की जो है एबिलिटी होती है, तो ड्राइंग आर्ट में अच्छे हो गए। तो ये सारी एबिलिटी होती हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बुद्धि वाली अवधारणा है जो है ये किसने दिया था? तो बुद्धि की जो पहली अवधारणा प्रस्तुत की थी वो डाल्टन ने प्रस्तुत की थी, या सॉरी माफ कीजिएगा, गाल्टन ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, बुद्धि की अवधारणा जो है गाल्टन ने प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गाल्टन ने जो है बुद्धि की अवधारणा जो है गाल्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है। तो भाषा का विकास जो है, प्रारंभिक जो बचपन होता है भाषा के विकास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये अति संवेदनशील है, कम महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष है, कम अमहत्वपूर्ण है? बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, निरपेक्ष है या कम महत्वपूर्ण है, अति संवेदन। इसका सही जवाब है भाषा विकास के लिए जो बचपन होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। अब बचपन में अगर पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे के अंदर इंग्लिश वाली एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बात करें और इंग्लिश में ही हर चीज़ों को प्रोनाउंस करें, हर चीज़ बच्चे से जो है बोलें कि जो है इंग्लिश में ही बोलें, तो बच्चे के अंदर जो है इंग्लिश जैसे गुण डेवलप होंगे और बच्चा इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए अति संवेदनशील है। अगर मैथमेटिकल गुण है तो बच्चे के अंदर मैथ्स के जो है डेवलप करना पड़ेगा, हर चीज़ में गणितीय चीज़ों को जो है जानने का प्रयास कराना होगा, बच्चे को जो है काउंटिंग कराना होगा हर चीज़ में, तो ये चीज़ें होती है। तो भाषा डेवलपमेंट जो है प्रारंभ जो बचपन काल होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है, ठीक है। जहाँ पे जैसा रहेगा बच्चा वैसी भाषा सीखेगा। तो बच्चा अगर गांव में रहेगा, कुछ वर्ष भी अगर बच्चे ने गांव में बिता लिए शुरुआती वर्ष, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर वो एबिलिटी डेवलप नहीं होगी जो शुरुआत से बच्चे के अंदर डेवलप। अगर मैं कह रहा हूँ 6 साल का बच्चा गांव में रह ले, ठीक है, तो उसके बाद जब वो शहर में आएगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ेगा तो वो इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे के साथ जो है बहुत मुश्किल से जो है मतलब तालमेल बिठा पाएगा। ऐसा नहीं कि बिठा नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत वक्त लग सकता है, 1 साल 2 साल, धीरे धीरे सीख सकता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट उसके अंदर पहले से डेवलपमेंट जो मतलब भाषा के रूप में जो हुआ होगा वो बाद में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जो बचपन होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है भाषा विकास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो टीचर जो होता है वो उसके अंदर क्या चीज़ की भावना है? तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव वाला व्यक्ति है, बिल्कुल सिंपल सा है, रूढ़िबद्धता है उसके अंदर, वो पुरानी अवधारणाओं को मानता है, मतलब लड़का और लड़की में भेद करता है, ठीक है, लड़का लड़की में भेद करता है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकते हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकते, लड़कियां डांस करेंगी, लड़के डांस नहीं कर सकते, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, स्कूटी चलाएंगी, लड़कियां कार नहीं चला सकती, स्कूटी चलाएंगी। इस तरीके की जो रूढ़िबद्धता होती है वो है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध जो है धारणा प्रकट करता है वो टीचर, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब था, बहुत मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो बच्चे के अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है उसकी जो है वो सही से सीख नहीं पाया, मतलब लर्निंग जो चीज़ें हैं जो उसको सीखना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी को जो है निर्योग्यता को जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो उसको जो है पहचान कर रहा है, ठीक है। तो लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर अच्छी नहीं हुई है, तो अपमानजनक व्यवहार की पहचान करता है, या बी को डी, वाज को शाह और 21 को 12 लिखता है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बच्चे में अधिगम निर्योग्यता की पहचान होती है बी को डी लिखना। अगर बच्चा ए को इस तरीके से लिख दे रहा है, या बी को इस तरीके से लिख दे रहा है, या सी को इस तरीके से लिख दे रहा है, या डी को इस तरीके से लिख दे रहा है, या बी को इस तरीके से लिख दे रहा है,
तो ये कुछ भी है, ये एबिलिटी है इसके अंदर, बच्चे ने सही से लर्निंग नहीं किया है, पेरेंट्स ने सही से ध्यान नहीं दिया, टीचर ने इस पर सही से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये लर्निंग एबिलिटी को जो है दर्शाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन मतलब उदाहरण पेश करता है? तो समावेशन मतलब समावेश कर जाना। बिल्कुल सा एक वर्ड का मीनिंग है, समावेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में मिल जाना, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, तो बिल्कुल गलत बात है। ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये एक दर्शन है जिसमें बच्चे ईश्वर को विशेष उपहार मानते हैं। ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, कि किसी को मैथ अच्छी आती है तो उसे मैथ वाले मतलब सेक्शन में डाल दो, या किसी को बच्चे को जो है इंग्लिश अच्छी आती है तो उसे इंग्लिश में जो है प्रोत्साहित करो, हिंदी वालों को हिंदी में केवल प्रोत्साहित करो। ये गलत है, ठीक है। बच्चे के अंदर तो एबिलिटी डेवलप की जाती है, ठीक है, वो आप ही डेवलप करेंगे। बहुत सारा जो है एबिलिटी डेवलप करने के लिए घर वालों की ज़रूरत होती है, परिवार जो है शुरुआत में भाषा उसकी डेवलप करता है। जिस तरीके की आप भाषा बोलेंगे उसी तरीके से बच्चे के अंदर भाषा डेवलप होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है समावेशन का मतलब होता है कि सभी बच्चे जो होते हैं एक क्लासरूम में बैठेंगे और एक क्लासरूम में बैठ के जो भी सिखाया जाएगा वो सभी चीज़ें सीखेंगे। मतलब एक क्लास में सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसी को कहा जाता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब वंचित वर्ग पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो वंचित वर्ग का मतलब होता है कि जिसको जो है अब वंचित वर्ग में आता कौन कौन है, तो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, सामाजिक रूप से वंचित हो गया, आर्थिक रूप से वंचित हुआ जिसके पास पैसे ऐसी की कमी हो, या फिर जो है मानसिक रूप से जो है वंचित हो गया जिसके पास जो है कुछ मतलब दिमागी प्रॉब्लम है, या कोई शारीरिक रूप से वंचित हो गया है ना, या फिर अमीर गरीब पैसा आर्थिक तो आ ही गया। तो ये सभी जो है वंचित वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है इनकी इस पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अगर बात कही जा रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऐसा करना चाहिए क्या हमें वंचित वर्ग के बच्चों के साथ कि कोई एक मान लीजिए कोई आंख से कमज़ोर है देखने में तो उसको अलग क्लासरूम में बैठा देना, या उसको जो है चलने में दिक्कत है तो वो जो है अलग बैठा देना, या मानसिक रूप से वो स्लो धीरे धीरे समझने का प्रयास करता है तो उसे अलग बैठा देना, इस तरीके से करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। उन पर ध्यान ना दे करके जो है क्योंकि वो दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया ना कर सके तो ये भी बिल्कुल गलत है। उन्हें बहुत सा कार्य दे देना चाहिए, वो अपना करते रहें, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए एज अ टीचर आपको, अगर आप टीचर हैं और वंचित वर्ग के बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं तो उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अगर मानसिक रूप से अक्षम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान दे करके उसको जो है उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए जो मानसिक रूप से जो है अक्षम बच्चों को जो है प्रोत्साहित कर सके, है ना। शारीरिक रूप से हो तो उसको शारीरिक रूप से जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो जो शारीरिक रूप से है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखित कार्य दे दो तो बेचारा लिख नहीं पाएगा, है ना। या आँख से दिक्कत हो तो उसे जो है क्लास में सबसे पीछे बैठाल दो तो वो बोर्ड नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है ध्यान देना चाहिए आपको, और बच्चे के अंदर जो है अधिक से अधिक जानकारी बच्चे की जुटानी चाहिए और फिर उसको बच्चे के कक्षा में शामिल करना चाहिए, उसको जो है सुधारने का बच्चे को प्रयास करना चाहिए, उसको बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब वो देख पा रहा है लेकिन पूरी सही रूप से नहीं देख पा रहा है, कुछ कमी है उसके देखने में, तो उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो उसके काम नहीं आएगी, तो बिल्कुल गलत है। उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट जो है डालने की सलाह देनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखा जाना चाहिए, मतलब उसे पढ़ाना चाहिए, या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, तो ये भी गलत है। विशेष प्रावधान के साथ जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहे उस स्कूल में पढ़ाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो नॉर्मल हमारे घरों के आसपास स्कूल होते हैं, पर कुछ विशेष प्रावधान के साथ। जैसे आंशिक रूप से देख सकता है बच्चा, तो मतलब वो देखने में एबिलिटी है लेकिन उसके मान लो आंखों में चश्मा बहुत मोटा वाला लगा हुआ है,
तो उसको सबसे पीछे वाली रो में ना बैठाल करके सबसे आगे वाली बेंच में बैठालना चाहिए, ताकि वो बोर्ड को अच्छे से देख सके। या फिर कान में सुनने वाली अक्षम है कोई बच्चा, तो उसको भी आगे बैठालना चाहिए। और ऐसे बच्चे के जो है धीरे धीरे बात करना चाहिए, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बात करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख करके बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीखना है। तो सीखना क्या है? तो देखिए, सीखना जो लर्निंग होती है वो है क्या आखिर चीज़, ये समझ लेते। तो ये संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। संवेग का मतलब होता है इमोशंस की बात कर रहा है, तो इमोशंस की बात कर रहा है। तो सीखना जो है इमोशंस आधारित चीज़ें, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, यह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित है। तो देखिए, सीखना जो होता है, जो लर्निंग होती है, वो जो सीखना वाला होता है, सिखाने वाला होता है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जो बच्चे के अंदर इमोशंस डेवलप होंगे, जो उसको सिखाएगा, उसी के इमोशंस पर आधारित बच्चा जो है धीरे धीरे सीखेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो शिक्षक का अनुकरण और नकल करना प्रक्रियाबद्धता का अर्थ है, या फिर जांच पड़ताल करना और प्रश्न करना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों की नकल करना या नकल करना। ये तो दोनों ही गलत हो गए यहाँ पे। और एक सिंगल ऑप्शंस, एक सिंगल वर्ड भी आपको जो है ऑप्शंस जो है पहचानने में मदद कर सकता है। याद करना, प्रत्यास्मरण करना, बार बार जो है मतलब रिवाइज करना, और सुनना उसकी चीज़ें। तो प्रक्रियाबद्धता का मतलब है कि किसी भी चीज़ में पहले उसकी जांच पड़ताल करना, फिर उस पर प्रश्न करना, फिर उस पर चर्चा करना। यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो किस तरीके के ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर गतिविधि में भाग लेते हैं, तब वो अच्छा करते हैं, या मतलब क्रिएटिव माइंडेड हो जाते हैं, या फिर वो अपनी रुचि से जो है गतिविधि में भाग लेते हैं, या पुरस्कार के लिए भाग लेते हैं, या फिर डांट से बचने के लिए भाग लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, जो क्रिएटिव माइंडेड होगा वो उसके इंटरेस्ट से क्रिएटिव माइंडेड होगा। आपको आर्ट में आप अच्छे हैं, तो आप जब तक आर्ट खुद करेंगे नहीं, आपकी आर्ट में रुचि है और आपको आर्ट ना देकर के आपको क्रिकेट खिलाऊं, तो आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते, क्रिएटिव माइंडेड नहीं बन सकते, क्रिएटिविटी उसमें नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार जो है कार्य करने देना चाहिए, तभी बच्चा जो है क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा जो है इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो समुदाय आधारित व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं को समझ सकता है किसी भी समूह में अध्यापक आंखों के संपर्क के आधार पर कर सकता है, या बुद्धि के आधार पर कर सकता है, या भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर कर सकता है, या गृहकार होमवर्क के आधार पर कर सकता है। तो किसी भी समूह में जो समुदाय होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें भिन्नता करनी है। मान लीजिए इसमें ये बच्चे हैं, ठीक है, और इनमें जो है एक टीचर है, इनमें इन सभी बच्चों में भिन्नता करनी है कि समझना है कि बच्चा कौन जो है कैसा है। तो उनको जो है समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही कि उसकी भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर जो है उसको समझ सकता है कि कौन सा बच्चा इंग्लिश बोलता है, कौन सा बच्चा हिंदी बोलता है, कौन सा बच्चा साउथ का है, कौन सा बच्चा जो है उत्तर भारत का है, कौन सा बच्चा है पंजाबी है। इस तरीके के आधार पर जो है वो समझ सकता है। भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर वो टीचर जो है किसी समूह में समुदाय आधारित जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो है तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास हमें सबको पता है कि पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डेवलप किया था। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि बौद्धिक विकास, ध्यान रखना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट जैसा वर्ड हो गया, या फिर संज्ञानात्मक वर्ड हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया वर्ड, या बौद्धिक विकास, ये तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण नहीं है, या अनुभव नहीं है, या संतुलीकरण नहीं है, इनमें से तो सामाजिक संचरण इसका जो है निर्धारण तत्व नहीं है। उनके अनुसार जो है बच्चा जो है, पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अपने जो है तार्किक क्षमता से सोचता है।
संज्ञानात्मक विकास बच्चे के अंदर बौद्धिक जो डेवलप होता है वो तार्किक चिंतन से डेवलप होता है, ना कि समाज में रह करके या संस्कृति के आधार पर जो है बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के सबसे हाईएस्ट पीक फॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित, या मानसिक विकारों का न होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। तो देखिए, पूर्ण अभिव्यक्ति मानसिक जो है स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, उत्तम रूप को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब है पूर्ण अभिव्यक्ति बच्चे के अंदर, सामान्य लक्ष्य को जो है की ओर जो है निर्देशन, मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की उसकी क्षमता है ना, मानसिक विकारों को उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है मानसिक विकार का ना होना, या फिर जो है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। व्यक्तिगत जो विकार होते हैं, मान लीजिए आपके अंदर जो है कुछ पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी सोच को लेकर के, तो उनसे मुक्त होना ये कहते हैं। ठीक है, तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी इसका सही जवाब है। ठीक है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो सभी इसका सही है। ठीक है, चलिए आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। सीटेट 2024 के लिए सीडीपी का जो पेपर था बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आज का पेपर 1 है, याद रखना पेपर 1 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत छांट करके मैंने क्वेश्चंस दिए और बहुत ही जो है डीप एनालिसिस करके मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, और मेरे पुराने नोट्स को ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।